आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स में आपका फर्स्ट चैप्टर है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में हम सबसे पहले बात करेंगे मोशन की। तो व्हाट इज मोशन? इट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में अगर चेंज कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप कह सकते हो कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, आप एक बुक को उठाओ एक टेबल से और उसको दूसरे कहीं बेड पे रख दो, तो आपने उसको क्या किया, उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उस तरह से आपने क्या किया, बुक को मोशन में भेज दिया। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट टर्म आती है हमारी मैकेनिक्स। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स। मतलब फिजिक्स की वो ब्रांच जो आपकी क्या करती है, ऑब्जेक्ट्स के मोशन को स्टडी करती है, उसको हम नाम देते हैं मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स में को हमने डिफरेंट ब्रांचेस में क्लासिफाइड किया है, जिसमें सबसे पहले आता है आपके पास स्टैटिक्स। तो व्हाट इज स्टैटिक्स? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। मतलब ये वो ब्रांच है मैकेनिक्स की जो ऑब्जेक्ट को रेस्ट में स्टडी करती है। मतलब इसमें मोशन नहीं होगा, ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में होगा। और इस टर्म को आपने याद रखना है हमेशा, स्टैटिक्स मींस एट रेस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है आपका काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में है ये वो ब्रांच है मैकेनिक्स की जो मोशन को, ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करेगी, लेकिन किस वजह से मोशन है उसको कोई लेना देना नहीं है कि आपका कॉज क्या है मोशन का, उसको ये स्टडी नहीं करती है, सिर्फ ये मोशन को स्टडी करेगी। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, काइनेमेटिक्स। ठीक है, विच डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द फैक्टर विच कॉज द मोशन। ठीक है, जो आपके फैक्टर को कंसीडर नहीं करेगी कि क्यों ये मोशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका डायनेमिक्स। डायनेमिक्स भी स्टडी ऑफ मोशन ही है, ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लेकिन ये आपके कॉज को भी स्टडी करती है कि क्यों मोशन हो रहा है, वो भी इसको पता होगा। तो ऐसी स्टडी को हम नाम देते हैं डायनेमिक्स। ठीक है, उसके बाद आता है आपका रेस्ट। रेस्ट का मतलब हुआ जब ऑब्जेक्ट ने पोजीशन चेंज ही नहीं की विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपका ऑब्जेक्ट आज भी यही है, कल भी यही है, उसको आपने चेंज नहीं किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दैट मीन्स वो आपका ऑब्जेक्ट कैसा होगा, रेस्ट में होगा। फिर हमारे पास एक और टर्म आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। मतलब कोई ऑब्जेक्ट आपके लिए रेस्ट में हो सकता है, लेकिन वो किसी दूसरे के लिए मोशन में होगा। ठीक है, आप खड़े हो, आपके सामने कोई ट्री है, तो वो आपके लिए रेस्ट में है, लेकिन कोई बस में जा रहा है तो उसके लिए वो ट्री कैसा दिखेगा, वो पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। उसको ऐसा लगेगा कि ट्री कहां जा रहा है, पीछे की तरफ को मूव कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में आपका मोशन कैसा है, रेस्ट, लेकिन उसके लिए कैसा वो मोशन। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट आपके लिए रेस्ट में है, लेकिन दूसरे के लिए कैसा है, मोशन में। आप मून पे चले जाओ, मून से अगर आप बाइनोकुलर से अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट्स देखोगे तो आपको लगेंगे वो सारे घूम रहे हैं, क्योंकि अर्थ रोटेट करती है। लेकिन अगर आप अर्थ पे खड़े हो तो आपके लिए हर एक चीज कैसी है, रेस्ट में, अगर वो अपने आप मूव नहीं कर रही है। तो ये भी आपका कैसा होगा, रिलेटिव मोशन हो गया। ठीक है, तो इस टर्म को हम रिलेटिव मोशन कहते हैं। मतलब कोई ऑब्जेक्ट किसी के लिए रेस्ट में है और किसी के लिए वो मोशन में है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है रेक्टिलिनियर मोशन। अगर मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लूं छोटा सा, ठीक है, बिल्कुल जैसे पॉइंट लगाते हैं आप, और उसको एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कराऊं, तो वो जो मोशन वो दिखाएगा उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कह देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता है पॉइंट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कम ही करते हैं, हमारे पास तो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, जो भी आप चीज लेते हो, जैसे बॉक्स को मूव करो या कोई बड़ा सा और कोई अपनी बॉडी को ही मूव कर लो, अगर आप स्ट्रेट वे में मूव कर रहे हो, तो ये सारे आपके कैसे होंगे, हैवियर ऑब्जेक्ट्स होंगे। जो और वो किसके बने होते हैं, वो छोटे छोटे पॉइंट मासेस के बने होते हैं। ठीक है, तो जब आप किसी हैवियर ऑब्जेक्ट को किसी स्ट्रेट पाथ पे मूव करोगे और उसके सारे पार्टिकल आपके साथ साथ मूव करेंगे, होता है ना कि बॉक्स जब मूव करोगे तो बॉक्स के सारे पार्टिकल भी साथ में मूव करेंगे, तो उस तरह के मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में भी वही बात है कि अगर आपने पॉइंट मास को रोटेट किया है, छोटा सा मास है उसको रोटेट किया है, तो आपका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, आपका सर्कुलर मोशन होगा। अगेन अगर आप क्या करते हो, एक हैवियर ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हो, जैसे ये मान लो ये आपका हैवियर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हैवियर ऑब्जेक्ट को ऐसे ऐसे घुमाओगे पकड़ के, इसको पूरे पीस को ऐसे घुमाओगे, ऐसे ऐसे घुमाते रहोगे, पूरा ऐसे घुमाओगे, इसको रोटेट करोगे, तो इसका जो बाहर वाला एंड होगा वो ऐसा सर्कल बनाएगा। बाहर वाला पार्टिकल, सबसे आउटर मोस्ट पार्टिकल ऐसा सर्कल बनाएगा, और सबसे इनर मोस्ट पार्टिकल कैसा सर्कल बनाएगा, ऐसा। तो इनका दोनों का सेंटर कैसा होगा, सेम होगा। तो ये जो दो सर्कल बने इनको हम कंसेंट्रिक सर्कल कह देते हैं,
कि आपके ऐसे बहुत सारे बनेंगे, क्योंकि पार्टिकल बहुत ज्यादा है इसके अंदर, तो सभी छोटे छोटे सर्कल्स बनाएंगे लेकिन अपने फिक्स्ड पोजीशन पे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से आपके इनफाइनाइट सर्कल्स बनेंगे और इनको हम कंसेंट्रिक सर्कल्स कह देते हैं। तो इस तरह के मोशन को नाम देते हैं रोटेटरी मोशन। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मूव्स साइमल्टेनियसली अलोंग कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, वो सर्कल बनाते हुए सारे पार्टिकल रोटेट करेंगे उसके अंदर। तो इस तरह के मोशन को नाम दिया जाता है रोटेटरी मोशन। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या हुआ, जब आप झूला झूलते हो तो ऐसा लंबा स्पैन आपका होता है ये, और आप आगे पीछे लगातार विद इन टाइम इंटरवल आप क्या करते हो, मूव करते रहते हो। ठीक है, तो आगे पीछे घूमने को हम क्या नाम देते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, जिसमें आपका मोशन रिपीट होता रहता है, ऐसे बार बार रिपीट होता रहेगा वो। और वाइब्रेटरी मोशन क्या हुआ, वाइब्रेटरी मोशन भी ऑसिलेटरी मोशन ही होते हैं, लेकिन इसमें जो एम्पलीट्यूड होगा, मतलब आगे पीछे घूमने वाला जो पोजीशन होगी वो बहुत छोटा होगा। जैसे आपका मोबाइल वाइब्रेट करता है, तो मोबाइल जब वाइब्रेट में रखोगे तो क्या ऐसे ऐसे घूमता है, नहीं, वो छोटा सा एक पोजीशन पे ऐसे आवाज करेगा तुम्हारे को, और एक छोटी सी पोजीशन पे धीरे धीरे हिलता रहेगा। ठीक है, तो जब आपकी एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है तो वो वाइब्रेटरी मोशन है, जब एम्पलीट्यूड बड़ा है तो आपका ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आती है कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास। ठीक है, पॉइंट मास को आपने मैथमेटिक्स में किसी और टर्म में पढ़ा होगा, फिजिक्स में हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में पढ़ते हैं कि पॉइंट मास क्या है। पॉइंट मास का मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट छोटा होगा, नहीं, मतलब ये हुआ कि अगर आपका ऑब्जर्वेटरी डिस्टेंस ज्यादा हो एज कंपेयर टू इट्स साइज, मतलब स्टार को अगर आप यहां से देख रहे हो तो कैसा दिख रहा है, वो पॉइंट ही दिखता है ना, स्टार बहुत बड़ा तो नहीं दिखाई देता, लेकिन आपको पता है कि स्टार का जो साइज है वो अर्थ के साइज से बहुत बड़ा है। ठीक है, लेकिन वो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका जो ऑब्जर्वेटरी डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स ओन साइज। तो इस वजह से हमें वो स्टार कैसा दिखाई देता है, पॉइंट दिखाई देता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, आज के लिए इतना ही काफी है।